तो बच्चों, हम लोग दिल्ली पुलिस के मौका मैथ के क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन हैं जिनको एनालिसिस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा करने में दिक्कत आ रही थी उनको हम लोग बताने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको थोड़ा मतलब कि आप बताइएगा, फिर हम उनको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एक बेईमान साहूकार साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए प्रत्येक 4 महीने में ब्याज को शामिल करता है। यदि वह 3% का ब्याज वसूल रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी होगी? तो पहले इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। इसमें ये बोला है कि कोई एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है ना। तो वो मतलब ये बोल रहा है कि वो 1 साल के लिए साधारण ब्याज पर मतलब कोई राशि दे रहा है, ठीक है ना। पर वो 1 साल की जगह वो पता है वो क्या कर रहा है, वो प्रत्येक 4 महीने पर उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा दे रहा है। मतलब उसका 4 महीने में जितना वो हो रहा है ब्याज, वो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा दे रहा है। तो क्या 1 साल के लिए कितना बार हो गया? 3 बार वो चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है, क्योंकि वो 1 साल के लिए दिया था साधारण ब्याज पर वो 4 बार कर रहा है, प्लस कि 4 महीने कर रहा है, तो 3 बार हो गया। तो यही हमको देखना है, ठीक है ना। कि तो वही बोल रहा है कि जो वो चक्रवृद्धि ब्याज लगा दे रहा है, तो वो 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? ये जो 3% है, ये तो साधारण ब्याज है ना, एक साल का। पर वो जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है उसको लगाने के बाद 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है, वो बोला है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, देखिए ये क्या है। पहले 1 साल के लिए लगा रहा था 3%, तो 4 महीने के लिए लगाएगा तो 1 साल में 4 महीने कितने होते हैं? 3 बार होते हैं। मतलब क्या 3 होते हैं ना 4 महीने। कैसे 1 साल में 12 महीने होते हैं और 4 महीने लगा रहा है, मतलब क्या 3 बार पे लगा रहा है, 3 बार पे, ठीक है ना। तो 1 साल का ब्याज क्या है? 3%। तो 4 महीने के लिए कितना ब्याज लगेगा? तो 4 महीने के लिए 3% बटे 3 बार लग रहा है, तो क्या 1% ब्याज लगेगा 4 महीने के लिए। 1 साल के लिए 3%, तो 4 महीने के लिए 1% ब्याज लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं वो पैसा दे देता है, 100 रुपये उधार देता है, ठीक है ना। वो 100 रुपये उधार देता है, तो 100 रुपये पे जब 1% ब्याज लगेगा तो कितनी राशि होगी? 100% मतलब एक ब्याज लगेगा, तो इसका 1% क्या होगा? 1/100 क्या होगा? 1 रुपये और जुड़ेगा, तो राशि हो जाएगी क्या? 101 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 4 महीने में राशि 101 रुपये हो गई। अब 4 महीने बाद फिर उस पर लगेगा क्या? 1% ब्याज लगे, 3 बार लगेगा 1% ब्याज, ठीक है। आपको समझना है कि 3 बार, क्योंकि 4 महीने में लग रहा है तो 3 बार लगेगा 1% ब्याज, ठीक है। अब इसका 1% क्या होगा? इसका 1% क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या है, कोई संख्या है, तो बाएं से अगर हम लोग 2 अंक दो स्थान हटाकर जीरो लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, जो जो नंबर आता है वो उस संख्या का 1% होता है। और अगर दाएं में वही मतलब दाएं से अगर 2 स्थान पर हम लोग कोई पॉइंट लगाते हैं तो ये 1% होता है। और अगर दाएं से अगर हम लोग 1% जीरो लगाते हैं तो ये इसका 10% होता है, ठीक है ना। तो हम लोग दाएं से 2 स्थान पर लगाएंगे दशमलव, तो मतलब क्या ये 101 का 1% कितना हुआ? 1.01 हुआ। तो ये इसका ब्याज हुआ, हम लोग जोड़ लेंगे 101 में, 101 में जोड़ लेंगे हम लोग 101.0 इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो क्या आएगा? 102.01 ये आएगा, ठीक है ना। अब फिर इस पर तीसरी बार लगेगा 1%, तो अब फिर हम लोग दाएं से 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव यहाँ पर पहले ही है, तो दशमलव दो स्थान और घिसका देंगे हम लोग, यहाँ पर कर देंगे। तो ये 102.0 का 1% हो गया। तो हम लोग इसमें जो जोड़ेंगे अब 102, पहले क्या था? पहले ये था ना। अब दशमलव लगाने के बाद क्या आ गया? 1.0201 ये आ गया, ठीक है। इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 103.0301 ये आ गया। 3 बार लगाने पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ गया, ठीक है ना। और राशि कितनी थी? 100 थी। कितना अधिक हुआ? 3.0301 इतना अधिक हुआ, तो कितना ब्याज हुआ? तो हम लोग इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे, ये नीचे मूल लिखेंगे, पहले 100 लिखेंगे। तो क्या गया? 3.0301% चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो लगा हुआ, जो प्रभावी दर हुआ ये लगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, तो इसको फिर से हम आपको बताते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। जुकाम हो गया बच्चों। देखिए ये क्या बोला है, जो बेईमान दुकानदार है
वो बोलता है कि वो ना मतलब कि 3% पर मतलब एक साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई राशि दे रहा है। वो बोल रहा है कि वो साधारण ब्याज पर दे रहा है, पर वो बेईमानी कर रहा है। वो प्रत्येक 4 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज लगा देता है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर जो साधारण ब्याज वो लगाया है, वो 3% लगाया है, पर वो सालाना लगाया है। पर यहाँ पर 4 महीने के लिए पर वो लगा दे रहा है। तो 1 साल में 3 बार 4 महीने होते हैं। तो मतलब क्या, तो ये जो ब्याज है इसका इसका 1/3 हो जाएगा। तो मतलब क्या, जो कि प्रत्येक 4 महीने पर वो 1% का चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है। फिर 4 महीने बीत रहे हैं, फिर 1% लगा रहा है, फिर 4 महीने बीत रहे हैं, फिर 1% लगा रहा है। मतलब ऐसे 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज वो लगा रहा है 1% का, ठीक है ना? तो हमने माना राशि 100 थी, तो 100 का 1% क्या होगा? 1 होगा। तो मतलब कि पहले 4 महीने के बाद राशि क्या हो गई? 100 से 101 हो गई। तो वही हमने लिखा था, 100 से 101 राशि हो गई, ठीक है? अब फिर 101 का 1% क्या होगा? 101 का 1% क्या होगा? क्योंकि अगर अगले 4 महीने बाद तो उसका भी 1% लगेगा ना ब्याज। तो 101 का हम लोग दाएँ से दो स्थान लगाएँगे यहाँ, ठीक है ना? फिर इसमें 101 जोड़ेंगे हम लोग। जैसे हम लोग 100 में 1 जोड़े थे, 100 में 1 जोड़े थे तो 101 आया था, बस इस तरीके से 1, 0, 2, ये आ गया कि 8 महीने बाद राशि इतनी हो गई, 8 महीने बाद, ठीक है ना? अब फिर मतलब कि जो जब तीसरी बार लगेगा तो फिर इसमें ब्याज लगेगा, तो दो स्थान तक दशमलव घटेगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या का 1% निकालना है, 1% उसका, तो दाएँ से 2 और 2 स्थान दशमलव इधर कर दीजिए, बाएँ की तरफ, ठीक है ना? तो इधर का करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा दशमलव हटाने पर, ठीक है? अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो ना अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 102.01 और 1.0201, इसको जोड़ेंगे। ये जो तीसरी बार लग रहा था हो रहा है, ये आ गया। अब 100 में से घटाएंगे तो हमारा जो ये जो राशि अधिक हुई है वो इतनी अधिक हुई है। अब उसी को हम परसेंटेज में निकाल लेंगे कि कितनी अधिक हुई है। तो बटे 100 करके मूलधन करके पूरे 100 कर देंगे, तो इतना परसेंट आ जाएगा। और ये शुरू का 2 अंक लिखिए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों? उम्मीद करते समझ में आया होगा, ठीक है ना? अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा बताइएगा, हम इसको फिर से और अच्छे से पूरा हिंदी लिख करके आपको बताएंगे, ठीक है ना बच्चों? बच्चों इसको बताना जरूर कि ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है ये प्रश्न थोड़ा लेंदी प्रश्न है, इसको समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना? तो बताना जरूर बच्चों, और स्माइल करते हुए पढ़ते रहना है। पर ये बच्चों आप बताना मुझे जरूर, क्योंकि मुझे जानना है ये बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना? तो हम लोग बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझिएगा। प्रश्न में क्या दिया है कि माना ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके लिए ए और बी माइनस ए सहअभाज्य है तथा बी और बी प्लस ए सहअभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना? हम लोग देखते हैं। देखो, आपको आपको पहले पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं मतलब जिनमें से कोई भी संख्या मतलब कॉमन नहीं ले सकती है। मतलब उनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं ले सकती। कैसे मतलब? 3 और 7 हो गया, ठीक है ना? तो ये सहअभाज्य, क्योंकि मतलब कि इनमें से केवल कॉमन एक होगा, एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होगा। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनमें से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है एक के अलावा, वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना बच्चों? तो आप लोग दिमाग में ये रखिएगा कि जिनमें से कॉमन नहीं ले सकते हैं 2 संख्याओं में से, वो सहअभाज्य होती है, ठीक है ना? तो हम लोग पहले मानते हैं क्या, मान लीजिए कोई संख्या ए और बी है, ठीक है ना? ए बी है, ठीक, ए और बी, ठीक है ना? तो इनमें से मान लीजिए कॉमन क्या है? डी, ठीक है? मानते हैं कॉमन डी हो सकता है, मतलब डी कुछ भी हो सकता है। अभी अभी हमने ऐसे माना कॉमन डी समझ लीजिए है कोई संख्या जो इनमें से कॉमन हम ले सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो डी से कटेगा और बी भी डी से कटेगा। कैसे मतलब? मान लीजिए यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, और कॉमन यहाँ पर 3 है। तो 9 3 से कटेगा, 12 भी 3 से कटेगा। उसी तरीके से कि माना ये संख्या ए भी है, इनका कॉमन कोई है डी, जो इसमें से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन अभी पता नहीं क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो हम देखते हैं बी माइनस ए, ठीक है ना? बी माइनस ए हम देखते हैं, तो बी माइनस ए, ठीक है ना? तो अगर देखेंगे पता क्या, अगर कोई संख्या है, अगर किसी संख्या से कट रही, मतलब मान लीजिए ये देखिए, ये हमारी संख्या है ना 9, ये संख्या है। तो मान लीजिए संख्या है, तो अगर इन दोनों का जो जो अंतर होगा ना, तो जो इनमें से कॉमन है उससे कटेगा वो, ठीक है ना? इनमें से जो कॉमन फैक्टर है उससे कटेगा वो, इन दोनों का जो अंतर है उससे कटेगा। भले भले ही मतलब वो बटे में कहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंतर क्या है? 3 है, तो 3 से कटेगा ही। अब कोई भी संख्या लीजिए जिनमें से कॉमन हो। मान लीजिए हम क्या लेते हैं हम लोग, मान लीजिए
मान लीजिए 24 ले लेते हैं, और कोई मान लीजिए लेते हैं हम लोग 36 ले लेते हैं, ठीक है ना। इनमें 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 से कॉमन क्या होगा, इनमें कॉमन क्या होगा, मान 6 होगा कॉमन, कॉमन फैक्टर 6 होगा, ये 4 होगा और ये 6 36, और भी क्या मान लीजिए 12 कॉमन होगा, ठीक है, क्या 12 कॉमन होगा, मैक्सिमम कॉमन 12 होगा, 12 यहाँ पर क्या होगा, इनका अंतर क्या होगा, इनका अंतर 12 है, तभी देख लीजिए 12 कट जाएगा। ऐसे ही मतलब उसका उसका मतलब कटेगा, जो कॉमन होगा ना वो इनके अंतर से कटेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, बी माइनस ए, क्या ए और बी माइनस ए सभाज्य है। क्या मतलब, जो बी माइनस ए है, बी माइनस ए है, इनका जो अंतर होगा वो सभाज्य, मतलब वो ए से नहीं कटेगा, मतलब क्या इनमें से कुछ कॉमन नहीं होगा, जो ए है और बी माइनस ए ये दोनों सभाज्य है। और सभाज्य तभी होते हैं जब कुछ कॉमन नहीं ले सकते हम लोग, है कि नहीं। हम लोग ने बोला ना कि सभाज्य यहाँ पर ये है, इसमें से कॉमन केवल एक ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं। तो इनका कॉमन सभाज्य मतलब एक है, मतलब इनका कॉमन क्या है, इनका सभाज्य, इनका कॉमन एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए दोनों संख्या थी, ये कि 9 और 12 12 थी, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो मान लीजिए ए को हम लोग लेते हैं 9, और फिर यहाँ लेते हैं 12 माइनस 9, ठीक है, हम लोग को लेकर समझाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि ये और ये सभाज्य हैं, ये और ये सभाज्य, पर ये यहाँ पर देखिए इसका अंतर क्या होगा 3, पर सभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें से 3 काम हम लोग ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सभाज्य तभी ये चाहिए है, चाहिए मान लीजिए हम लोग इसको लेते हैं 7 माइनस ये 3 7, तो मान लीजिए ए 3 है, 3 ले लिए, और 7 माइनस ये बी माइनस ए क्या 3 है, क्या आ गया 3 और 4, हाँ ये सभाज्य है। मतलब क्या, कोई संख्या है ए है और कोई संख्या का उसको दोनों का अंतर सभाज्य तभी होगा जब वो संख्या मतलब पहले से ही सभाज्य हो, मतलब वो सब संख्या पहले से ही सभाज्य हो। ये बोला ना ए और बी माइनस ए सभाज्य, ये सभाज्य तभी होगा जब ए और बी पहले से सभाज्य हो, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया कि मान लीजिए संख्या ए है और बी है, ये संख्या ए और बी 3 साथ है, ठीक है ना। मान लीजिए ये संख्या 3, ये दोनों सभाज्य तभी होगा, ये दोनों सभाज्य यहाँ पर तभी हुआ ना, जब पहले से ये संख्या ए और बी सभाज्य थी। उसी तरीके से यहाँ ए और बी तभी सभाज्य होगा, ये ए और बी में से तभी सभाज्य होगा जब ये पहले से सभाज्य होगी ना, समझ रहे हो ना। कैसे मैंने यहाँ पर आपको कर दिया है, इसका आंसर क्या होगा, ए और बी सभाज्य है, क्योंकि अगर ये सभाज्य है ए और बी में से, तो ये भी पहले से सभाज्य होगा, ठीक है ना। इसको हम आपको फिर से और अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए मतलब कि हम कोई नंबर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ पर दिया है क्या, हम लोग कॉमन लिया था डी ए माइनस बी ने, ये कॉमन छोड़ दिया, ठीक है। अब इससे आप नंबर से समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा नंबर से, ठीक है ना। कि हमने माना था क्या ए और बी माइनस ए सभाज्य है, तो हमने ऐसी कोई संख्या लेते हैं हम कि ये सभाज्य होते हैं। तो ए मान लीजिए हम ले देते हैं, मान लीजिए हम लोग ले देते हैं, मान लीजिए कोई पहले 4 लेते हैं, और बी हम लोग 6 लेते हैं, मान लीजिए सब जो भी संख्या कॉमन हो सकती है हम लोग वो लेते हैं, और ये ए 4 था ही, तो क्या आ गया, ये घट करके 4 और 2 आ गया, ये आ गया। तो इन दोनों में से कॉमन तो ले सकते हैं 2 ना, तो मतलब क्या, ये सभाज्य नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो सभाज्य है। फिर हम विषम संख्या लेते हैं, क्या मतलब ए लेते हैं 3 और बी लेते हैं 7, और ए का मान क्या है, 3 है ही, तो 3 4 आ गया, इनकी का मान 1, मतलब ये सभाज्य है, ये सभाज्य, क्योंकि इसमें से कोई कॉमन नहीं ले सकते हम लोग 1 ले सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। तो यही आपको दर्शाने पर कर रहे हैं, कैसे मतलब हमने यहाँ पर ए 3 लिया और बी 7 लिया ना, तो मतलब ये सभाज्य है। जब ये सभाज्य तभी ना, ये जो ए और बी माइनस ए सभाज्य हुआ है, जब हमने ए 3 लिया बी 7 लिया, सभाज्य संख्या में लिया, तभी ए और बी माइनस ए सभाज्य आया है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को, जब ये पॉइंट सही तभी होगा जब ये संख्या सभाज्य होगी, ठीक है ना। उसी तरीके से अब इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, सेम जैसे इसमें अप्लाई किए इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ए और बी सभाज्य होंगी तभी ये सभाज्य हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ए और बी सभाज्य, ठीक है ना। ये पर थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, और बताइएगा बच्चों, आपको झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अगर नहीं आएगा इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन लिख के करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आप लोग बताइएगा हमें, ठीक है ना। बच्चों को झूठ नहीं बोलना है, बच्चों को अगर नहीं आएगा यहाँ पर तो मैं और अच्छे से बताऊंगा। पर बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए, बच्चे एग्जाम में बैठे तो ये सब क्वेश्चन तुरंत फटाफट करते जाएँ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं तो बता दूंगा, पर वहाँ पर बच्चों को नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए अच्छे से पढ़ना है, और नहीं आएगा तो पूछना है, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों मुझे जुकाम हुआ है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी मतलब अजीब टाइप की आ रही होगी, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करिएगा बच्चों, ठीक है ना। और जो प्रश्न नहीं आता है बच्चों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आपको बताना है, ठीक है ना।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को कोई भी क्वेश्चन डाउट में रहे, ठीक है ना। मेरे बच्चे चाहता हूँ सारे क्वेश्चन बच्चों को आए, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे कर सकते थे, ठीक है ना। ये बच्चे क्वेश्चन प्रेशर में बच्चा नहीं कर पाया है, लेकिन ये बच्चे आराम से कर सकते, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बच्चे कर सकते थे, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है, माना x बराबर 6/7 और y बराबर दिया है 1/x। तो यहाँ से हम लोग y का मान तो आराम से निकाल सकते थे, x का मान इसमें रख करके, ठीक है ना। अब बोला क्या है, y x से कितना अधिक है, तो वही बोला कि y x से अधिक है, मतलब कितना अधिक है, ठीक है ना। तो x बराबर इतना है, तो y बराबर हम लोग क्या क्या ले लेंगे, 1/6/7, x का मान रख देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 7/6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, y x से कितना अधिक है, तो पहले हम लोग घटा लेंगे, y माइनस x पहले हम लोग अंतर निकाल लेंगे। क्या है, 7/6 और x का मान दिया 6/7, घटाएंगे हम लोग, क्या आएगा यहाँ पर 49 माइनस 6×36 और नीचे 42, इसे घटाएंगे 9×4 = 13, 13/42। वाई एक्स का आंसर क्या है 42, पर ये क्या आंसर क्या यहाँ पर परसेंटेज में दिया है, तो हम परसेंटेज में निकाल कर देखेंगे कि वाई एक्स से कितना अधिक है। क्या पूछा है, वाई के बारे में पूछा है कि कितना अधिक है, तो वाई इतना अधिक है, तो इसको हम लोग ऊपर रखेंगे जितना अधिक है, और नीचे हम लोग क्या हम लोग क्या रखेंगे कि एक्स से कितना अधिक है, तो जिससे अधिक है वो रखेंगे, गुणे 100, ठीक है। ये अब ये उल्टा हो जाएगा, 13/42 गुणे 7/6, ये कटेगा, क्या होगा 6 7 42 होगा, ऊपर 13 है, मतलब क्या ये 13/36 गुणे 100, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया ना। अब ये 1300/36, अब अभी इसको हम लोग काटेंगे, तो काट के देखते हैं हम लोग कितना आ रहा है, ठीक है ना। पहले 4 से काटते हैं, 4 से 4 9 36, और ये 4 से काटते हैं, 4 3 12, 1 4 दूनी 8 और 2 4 25 20, 9 बार घटा। अभी इसको हम लोग 9 से काटते हैं, ठीक है ना, 9 से काटते हैं हम लोग, तो क्या आता है 9 3 27, और फिर कितना बचा 5 55 हो गया, 9 6 54, कितना बचा एक बचा है ना, एक बचा, तो 36 हम लोग सभी 36, ये भी 36 है, ठीक है। तो क्या पॉइंट 1 आ रहा है, तो 36/1, क्योंकि एक बचा, जब इसको भाग दोगे ना तो 36/1 आएगा। अब ना तो आप ऐसे करके देख लेना, तो अच्छे से पॉइंट में कर लोगे, ये आंसर ही जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर ये नहीं, यहाँ ये 36 करके देखते हैं हम लोग, नहीं कट के क्या आया था 9 और 325 आया था ना, तो इसी का तो ईजी होगा, ठीक है ना। 9 से भाग करेंगे तो 9 3 27, 3 बन जाएगा 27, कितना बचा 5 55, 9 से 54, यहाँ का 1, ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 एकम 9, फिर एक आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 एकम 9, ये होगा, तो 36.11, ये आंसर होगा, ठीक है ना। देखा बच्चों, ये प्रश्न आप लोग कर सकते थे, ठीक है ना। कुछ नहीं, क्या यहाँ पर वाई का मान निकालना था, वाई का मान निकाल कर ये देखना था कि वाई एक्स कितना अधिक है, फिर उसको परसेंटेज में निकाल देना था, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आएगा बच्चों, और नहीं आएगा तो बताइएगा, हमको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना बच्चों। और स्माइल करते हुए, दांत दिखाते हुए पढ़ते रहना, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि आपकी स्माइल से ही हमको और उत्साह मिलता है, ठीक है ना। तो स्माइल करते ही थोड़ा बेकार दांत बन गया है, लेकिन आप लोग को स्माइल करना है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन मेरे बच्चे कर सकते थे, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, तो बच्चों को देख के लगा कि बहुत अजीब क्वेश्चन है, इसलिए ना थोड़ा बच्चे मतलब देख के डर गए होंगे, पर कोई नहीं, जब मैं बच्चों को बता दूंगा तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे ऐसे ऐसे हवा में उड़ा देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे क्वेश्चन। आप क्वेश्चन क्या है, दिया है कि विषय को, ये कोई नाम है, विषय कोई लड़का है, ठीक है ना, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, पर उसका नाम है विषय, ठीक है ना। विषय को 3 अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतहों पर पेंट करने की आवश्यकता है। उसके बाद 3 गोल गोल मतलब बॉल है, ठीक है ना, तो उनको पेंट करना चाहता है, ठीक है ना, जिनकी त्रिज्याएं क्रम से 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की लागत 0.60 रुपये, मतलब समझिए कि ना 60 पैसे है, ठीक है, 60 पैसे, अगर पाई एरिया उसको पेंट करने में 60 पैसे लग रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उसको दिए गए हैं। तो ऊपर वर्णित तीनों गेंदों की सतहों को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की कुल लागत कितनी होगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जो गेंदों का है, तो गेंदों का हम लोग उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ऊपर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वही ना वो पेंट करेगा, क्योंकि अंदर तो पेंट कर नहीं पाएगा, क्योंकि गेंद खोखली थोड़ी है, पूरा एक बॉल है, तो उसके अंदर पेंट करेगा नहीं, उसके बाहर पेंट करेगा, तो हम लोग को पूरा गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे, ठीक है ना।
तो गेंद तो गोला को का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग पहले तीनों गेंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। और यहाँ पाई में दिया है ना इसका, तो हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग पाई के रूप में निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहली गेंद का क्या है 30 सेंटीमीटर, तो 4 और गुणे पाई अब गुणे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा। 900 3600 पाई। ये पहली गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी गेंद का हम लोग निकालते हैं, तो 4 गुणे पाई और ये क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1600। इसका गुणा करेंगे तो 6400 पाई। इसी तरीके से हम लोग तीसरी गेंद का करेंगे, 4 गुणे पाई और गुणे क्या है 50 का करेंगे तो 2500 आएगा, ठीक है ना। इसे गुणा करेंगे तो इसमें क्या आएगा 10,000 पाई, ठीक है ना। और फिर तो ये तीनों की गेंदों को आ गया, वो तीनों गेंदों का पूछा कितना, तो तीनों गेंदों को हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पर कर लेंगे 6400, तीनों गेंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जोड़ लेंगे ना 3600, 0 0 और 0 6 3 9 1 10 और 1 1 क्या आ गया 2, ये क्या आ गया ये 20,000 पाई। ये तीनों गेंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब क्या बोला है कि जो पाई का क्षेत्र जो पाई है वो पाई एरिया पेंट करने मतलब कि जो 22/7 है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में उसको 60 पैसे लग रहे हैं। तो पूरा पेंट करने में कितना लगेगा, तो हम लोग केवल पाई का मान रख देंगे यहाँ पर 20,000 और पाई पेंट करने में उसको लग रहे हैं 60 पैसे, तो 60 पैसे, ठीक है। तब गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा बच्चों। तो इसका 2 जीरो हटेगा तो इसमें 2 जीरो आ जाएगा, इसको 2 जीरो हटा देंगे। अब 200 गुणे 60, 6 दूनी 12, कितना आ गया बच्चों 12,000। देखा ना बच्चों, आप लोग आराम से कर सकते थे। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, करने का प्रयास करना। और दिल्ली पुलिस में ना अच्छा खासा टाइम बचता है बच्चों को, मुझे पता है। तो जब टाइम बचता है तो उस टाइम में इन सब क्वेश्चनों को भले ही क्वेश्चन ना आए आपको लगाने का प्रयास करना। उससे पता है क्या होता है, दिमाग और तेज होता है जब बच्चे सोचते हैं कि कैसे लगाऊं, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाएंगे और फटाफट सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से दांत दिखाते हुए आपको बच्चों को पढ़ते रहना है, ठीक है ना। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगर बच्चों समझ में नहीं आया तो बताइएगा, हम इसको और फिर से बताएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो कि आपको लगे कि कितना भी आसान है, अगर नहीं आ रहा है बच्चों तो पूछना जरूर है, ठीक है ना। क्योंकि हम आपको यहाँ पर बताने के लिए आपके टीचर साहब हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आए, सब क्वेश्चन ऐसे गर्दा की तरह हवा में उड़ा के आए, ठीक है ना बच्चों। और स्माइल करते हुए पढ़ते रहना है। देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है ना। बच्चों थोड़ा मोबाइल मेरा हिलता रहता है ना, क्योंकि तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिए, क्योंकि एक हाथ से पकड़ के बनाता हूँ ना तो हिलता है। तो उतना आप लोग पता क्या करिएगा, आप लोग क्वेश्चन मतलब अपने कहीं मोबाइल में कहीं खोल के पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ थोड़ा हिलता रहता है ना तो आपको सही से दिखना नहीं होगा, ठीक है ना। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8% है, परसेंट नहीं है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है, तो 3% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रश्न को हम आपको दो तरीके बताएंगे, एक बताएंगे हम आपको एक्स मान करके और ये बताएंगे हम लोग को ऐसे थोड़ा इजी तरीके से, ठीक है ना। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग मानते हैं कि माना उसका जो अंकित मूल्य है तो उसका अंकित मूल्य से क्रय मूल्य का इतना है 9/8, मानते उसका क्रय मूल्य जो है जो उसका क्रय मूल्य मानता एक्स है, तो अंकित मूल्य क्या होगा 9x/8 होगा, यही होगा ना। तो अब क्या बोला है 3% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। उसको 3% का लाभ मतलब कि 3% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने % की छूट देनी चाहिए। अब इसका ये जो क्या क्रय मूल्य ये है और जो विक्रय मूल्य ये है, तो जो लाभ होता है वो किस पर होता है, लाभ क्रय मूल्य पर होता है। तो हम लोग एक्स का 3% निकालेंगे, तो एक्स का 3% क्या आएगा, तो हम लोग एक्स में 3/100 का गुणा करिए, इसका 3% मतलब 3x/100, ये इसका 3% है। तो लाभ के बाद ये खाली लाभ है ना, ये लाभ खाली है ना। तो लाभ में हम लोग क्रय मूल्य को जो जोड़ेंगे जो टोटल क्या मतलब कि टोटल जो विक्रय मूल्य का वो आ जाएगा, ठीक है। जो लाभ और प्लस क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य होता है आपको बताया है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ 3x/100, इसको जोड़ेंगे 100x प्लस मतलब क्या आएगा 103x/100, ये आ जाएगा, ये लाभ हो गया। ये नहीं ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य क्या
ये हाँ ये हो गया विक्रय मूल्य, ये है अंकित मूल्य। अब बोला क्या है कि उसको इतना लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये की छूट देनी चाहिए। छूट किस पर किस पर मिलता है, इस पर मिलता है 9 जो अंकित मूल्य पर छूट मिलता है ना, हम देखेंगे इस पर कितना छूट देने के बाद इतना आया है। तो घटाएंगे हम लोग पहले ना 9x और 8 और माइनस 103 x बटे 100, हम लोग गुणा करेंगे, क्या आएगा 900x, इधर की 800 8 24 824x और नीचे 800 आ जाएगा, ठीक है ना। घटाएंगे हम लोग ऊपर 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 की कितना आएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा ऐसा कि 76x नीचे 800, मतलब इतना का उसको इतना रुपए का उसको छूट दिया है। अभी हम लोग परसेंटेज में निकाल लेंगे कि ये कितना परसेंट हुआ, क्योंकि परसेंट में पूछा है ना, यहाँ परसेंट में दिया है ना। तो 76x किस पर छूट, किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर 800, और छूट किस पर दिया है, अंकित मूल्य पर 9x है और बट्टे 8 गुणे 100। अब ये उल्टा हो जाएगा, तो 76x बट्टे 800 गुणे 8 बट्टे 9x गुणे 100, ये x है और ये x कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, मतलब ये 100 बचेगा। बचा क्या यहाँ पर, ये यहाँ पर बचा कि 76 बचा ना, 76 बचा और 100 बचा, 100 से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, बचा क्या 76 बटे 9 बचा, 76 बचे 9, इसको हम लोग भाग करेंगे तो क्या आएगा 9 अट्ठे, हम लोग ऐसे भाग करता कि पॉइंट में करना है ना, तो 76 ऐसे भाग कर लेते हैं, 9 अट्ठे 72, क्या बचा 4, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 9 चौक 36, फिर 4 आएगा, फिर 9 चौक 36 40 होगा, तो क्या आएगा आंसर आ गया आपका ये, ठीक है ना, 8.44%, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। ये तो हम लोगों ने आपको, ये हम आपको एक्स मान के बताया हूँ, ठीक है ना। पहले इसको हम लोग को आपको बता दें कि मैंने कैसे किया, फिर आपको फिर आपको हम बताएंगे ना कि कैसे, और इसे मतलब शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने क्या माना था कि यहाँ पर इसमें क्या बोलता कि जो अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य का 9/8% है। तो हमने पहले माना था क्रय मूल्य का, हमने क्रय मूल्य माना था x, उसका 9/8% है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या हो गया 9x/8। अब हम लोग क्या बोला है कि 3% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो लाभ किस पर प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है क्रय मूल्य पर। तो हमने क्रय मूल्य पर पहले लाभ निकाला 3%, फिर उसमें जोड़ा तो टोटल किया, तो टोटल विक्रय मूल्य क्या आ गया 103x बटे 100, क्योंकि क्रय मूल्य और प्लस लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। तो इतना आ गया विक्रय मूल्य। अब हम लोग देखते हैं कि कितना रुपए का उसको लाभ दिया गया, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, उसको मतलब कि कितना रुपए का छूट दिया है। छूट किस पर मिलता है, छूट मिलता है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर छूट होता है। तो अंकित मूल्य क्या था 9x बटे इतना और विक्रय मूल्य इतना था, तो हम लोग माइनस कर लिए। तो छूट क्या आ गया 76x बटे 800 का। यही 76x बटे 800 का यही हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे, क्योंकि पूछा है कि कितने प्रतिशत की छूट, मतलब छूट वही परसेंटेज में पूछा है। अगर डायरेक्ट छूट पूछता तो ये होती, पर उसको परसेंटेज में छूट पूछा है। तो परसेंटेज में छूट क्या करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100 कर लेंगे, उसको काटेंगे हम लोग तो हमारा आएगा 8.44%, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन का हम लोग बिना एक्स माने देखते हैं। देखो बच्चों क्या क्या बोला है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है, ठीक है 9/8 है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा अंकित मूल्य से कम होता है, तो आपको पता होगा। तो 9/8 है, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हो गया 8 और अंकित मूल्य हो गया 9, ठीक है ना। ये हो गया। इन लोग ईजी के लिए इसमें 0 बता कि कैलकुलेशन ईजी हो हमारा, इससे भी आ जाएगा। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसमें 2 जीरो डालते हैं, इसमें 2 जीरो डालते हैं, ठीक है ना। हमारा क्रय मूल्य हो गया 9 और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य हो गया 900। अब उसको बोला क्या है कि 3% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो इसको 3% का लाभ करना है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो इसका 3% क्या होगा, हम लोग पहले इसका निकालेंगे 1%। यहाँ से दशमलव लगाएंगे, यहाँ से क्या आएगा, यह आएगा 8, तो 1% बराबर 8 और 3% बराबर 24। ऐसे निकालते हैं ईजी करने के लिए, ठीक है ना। इसका हम लोग 2 दशमलव यहाँ लगाएंगे, क्या आएगा 8 आएगा, तो 1% बराबर 8 और 3% बराबर 24, तो मतलब 24 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग, मतलब इसका 3% जोड़ेंगे तो क्या आ गया, विक्रय मूल्य क्या आ गया 824 और ये अंकित मूल्य क्या था 900। अब हम लोग 900 पे कितना छूट देंगे कि वो सामान उसको 824 पर मिलेगा, ठीक है ना।
मतलब कि उसको सामान वो 824 में मतलब बेचेगा वो, ठीक है ना। तो कितना कितना अंतर है 76 का, मतलब 76 रुपये का लाभ देगा वो। 76 रुपये का वो छूट देगा तब इतना बेचेगा। और छूट किस पर देते हैं हम लोग, ये छूट हम लोग देते हैं अंकित मूल्य पर। तो छूट बराबर छूट बट्टे उसको परसेंटेज में निकालेंगे तो छूट और बट्टे अंकित मूल्य गुणे 100 काटेंगे, फिर वही आएगा 76/9। तो इसको भाग करेंगे तो वही आएगा। समझे ना बच्चों। और बच्चों को क्वेश्चन अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो बताइएगा, ये क्वेश्चन आपको फिर से और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अच्छे से समझना, जरा सा भी कहीं भी एक भी पॉइंट पर डाउट हो तो बेझिझक पूछना है, ठीक है ना, और अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बच्चों बोलो आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। पर बच्चों ने मतलब पता नहीं थोड़ा पॉइंट में आंसर देख के बच्चे थोड़ा सा मतलब घबरा गए होंगे। फिर देखते हैं प्रश्न क्या है। यदि किसी अर्धगोले के बृहद वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ये क्या बोला, हम लोग आपको बताते हैं पूरा अर्धगोला बना करके। ऐसे अर्धगोला है, ठीक है ना, और ऐसे होता है अर्धगोला, ठीक है ना। तो ये बोला क्या है, ये बोला है कि जो इसका जो बृहद अर्धगोले का जो बृहद वृत्त है उसकी परिधि 9 पाई है। जो ये वृत्त है ये इसकी परिधि क्या है 9 पाई है। और पूछा क्या है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पूरा ये पूछा है, ठीक है ना। तो तो गोल ये जो वृत्त होता है उसकी परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर होती है परिधि इसकी ना। तो 2 पाई आर क्या दिया है 9 पाई में दिया है। हाँ अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो अभी बात कर रही है। मेरे को क्वेश्चन बता दो तुमको बता क्या हुआ। दिव्यांश देखो वहीं पर होगा, जाओ दिव्यांश वहीं पर होगा, देखो नीचे होगा, जाओ जाओ देखो नीचे होगा। सॉरी बच्चों, वो एक मेरे घर का बच्चा आ गया था डिस्टर्ब करने, ठीक है ना। तो 2 पाई आर बराबर क्या होता है, ये वृत्त है। तो वृत्त की परिधि दिया क्या दिया, वृत्त की परिधि क्या दिया है 9 पाई सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मान दिया 9 पाई। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेंगे, पाई बाई कट जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा 9/2, आर का मान ये आ गया। अब पूछा क्या है उसी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो पाई के देखिए आंसर पाई में दिया है तो पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है ना। 3 गुणे पाई और गुणे स्क्वायर दिया है 9/2 गुणे 9/2 आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसको गुणा कर 9 81 तियाँ क्या हो जाएगा 8 24 और 243/4 पाई ये आएगा। इसको हम गुणा करेंगे, अब इसको 4 से काटेंगे हम लोग तो 4 6 24 24 6 हो जाएगा और 3 बचेगा। तो हम लोग जीरो लगा के पहले हम लोग ये जीरो बढ़ाएंगे तो फिर क्या आएगा ये यही होगा ना, हाँ ये होगा 4 6 24 3 बचा। फिर हम लोग ऐसे बात करते हैं यही होगा ना 9 9 81 81 8 8 24 एक कैसे तो चला सकते ना, हाँ और 2 4। तो हम ऐसे बात करते हैं, देखते हैं, हाँ 4 से बात करते हैं 4 6 24 ये कट गया बचा 3। हम लोग जीरो लगाते हैं, यहाँ जीरो लगाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं कितनी बार जाएगा 7 बार, फिर जीरो के 10 लगा लेंगे यहाँ पर क्या 4 7 28 से 2 फिर जीरो लगाएंगे क्या होगा 4 5 20 क्या इतना आ गया इतना पाई, ठीक है ना। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। कुछ नहीं करना, केवल पाई का मान रख करके केवल यहाँ से हम लोग को आर का मान निकाल लेना है, 2 पाई आर से हम लोग को आर का मान निकाल लेना है। और बाकी जो गोले जो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें रख लेना है। अगर बच्चों आपके पास ये सूत्र मान लीजिए नहीं होगा तो बताइएगा, हम आपको सारा सूत्र लिख के अच्छे से पूरा बता देंगे, ठीक है ना। पूरा फिगर सहित आपको अच्छे से पूरा सूत्र पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। और बच्चे थोड़ा शोर हो रहा है तो आप थोड़ा नज़रअंदाज करने का प्रयास करिएगा। मेरे रूम के बाहर दुर्गा जी बैठ गई हैं। बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों पिछला क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन बच्चों को आपको दिक्कत होती है तो बताइएगा, हम आपको और अच्छे से उसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक 54 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, ठीक है, स्टेशन बी सी डी ई एफ से होते हुए तय करती है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ट्रेन जाती है ए से जी तक और बीच में कितना दूर जाती है 54 किलोमीटर और बीच में इतने सारे स्टेशन पड़ते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक स्टेशन पर ट्रेन 72 सेकंड के लिए रुकती है। ट्रेन की गति
किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। ट्रेन की गति याद करना, ठीक है ना। तो ट्रेन की हमको देखना पड़ेगा ट्रेन कितने स्टेशन पर रुक रही है। ट्रेन रुक रही है 5 स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ से चल रही है, यहाँ तक जा रही है, तो बीच में कितने स्टेशन पर रुक रही है, 5 स्टेशन पर रुक रही है। अब प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकंड के लिए रुक रही है, तो हम लोग देखते हैं कुल कितना देर रुकी, 72 गुणे 5 करेंगे तो आएगा ये 360 सेकेंड। 360 सेकेंड के लिए रुक रही है, मतलब क्या 6 मिनट के लिए ट्रेन 360 सेकेंड बराबर 6 मिनट सॉरी ना। तो 6 मिनट के लिए ट्रेन रुक रही है और वो कितना दूरी चल रही है, 54 किलोमीटर की दूरी ये 1 घंटे में तय कर रही है। तो वो 1 घंटे में 6 मिनट रुकी रही है, तो मतलब क्या 60 मिनट में से वो केवल वो 60 मिनट में से 6 मिनट रुक जा रही है, मतलब क्या 54 मिनट में वो 54 मिनट में वो 54 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, क्योंकि वो 6 मिनट रुक जा रही है ना 20 के 5 स्टेशनों पर। अब पूछा है कि ट्रेन की गति कितनी है, तो हमको क्या करना है, देखिए ट्रेन जितनी दूरी तय करता है, दूरी दिया ही है, जितने समय में तय करता है वो समय हमारा है ही, और चाल निकालनी है। पर क्या करना है, देखिए ये किलोमीटर में है, तो इसको भी हम लोग घंटे में बदल लेना है। तो घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। 60 से भाग कर देंगे, इतने घंटे में इतनी 54 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो समय दिया है कि दूरी दिया है, हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है ना। दूरी क्या है 54 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 54 बटे 60 घंटा, ये उल्टा हो जाएगा 54 गुणे 60 बटे 54, ये चाल है ना। 54 कट जाए क्या गया 60 किलोमीटर, चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना। इस प्रश्न में कुछ था नहीं, बस इसका यही निकाल करके 6 मिनट माइनस करना था, ठीक है ना। प्रश्न को हम लोग फिर से समझते हैं। ये बोला है कि एक ट्रेन है वो ए से जी तक जाती है, ठीक है ना, और इस दौरान वो 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस दौरान वो बीच में 5 स्टेशनों पर रुकती है, ठीक है ना, BCDEF पर रुकती है, और वो प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकेंड के रुकती है। तो वो 5 स्टेशन पर रुक रही है, तो वो 5 स्टेशन और प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकेंड रुक रही है, तो हम पूरा गुणा कर लेंगे, मतलब टोटल 360 सेकेंड रुक रही है, ठीक है ना। और 360 सेकेंड बराबर मतलब वो 6 मिनट के लिए रुक रही है, ठीक है ना, 6 मिनट के लिए रुक रही है। और वो 1 घंटे में 54 मिनट तय कर रही है, पर वो 6 मिनट उसी में रुक भी रही है। तो 1 घंटे में 6 मिनट रुक जा रही है, मतलब क्या कितना बचा, वो 54 सेकेंड चल रही है, वो 54 सेकेंड चल रही है, 6 मिनट रुक जा रही है। तो 54 सेकेंड में वो 54 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, ठीक है ना। तो अब हमको पता करना है कि ट्रेन की गति क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है ना। तो ये किलोमीटर में है, और हमको आंसर भी किलोमीटर में लेके आना है। तो इस मिनट को हम लोग घंटे में बदल लेंगे, 54 मिनट को हम लोग घंटे बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, तो मतलब ट्रेन 54 बटे 60 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो 4 बराबर दूरी बटे समय से हम लोग याद कर लेंगे, दूरी दिया है 54 किलोमीटर तय कर रही है, और कितने समय में तय कर रही है 54 बटे 60 मिनट में, जैसे तो सॉरी 54 बटे 60 घंटे में तय कर रही है। तो इनका मान रख देंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे बताइएगा, आपको फिर से और अच्छे से बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, और अच्छे से स्माइल करते हुए पढ़ना है, ठीक है ना, स्माइल करते हुए पढ़ते रहना है, दांत भी दिखाते रहना है ऐसे ऐसे, थोड़ा ये खतरनाक बन गया है, फिर कोई नहीं, अच्छे से स्माइल करते हुए पढ़ते रहना है, ठीक है ना बच्चों। तब तक के लिए बाय।